हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 12 नवंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से मिल जाएगी, इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एग्जाम गुरुजी ऐप से ही आप फ़ायदा उठा सकते हैं हमारी हैप्पी दिवाली सेल का। फ्लैट 50% ऑफ जितने भी कोर्सेज चल रहे थे, जिनका जो रेगुलर प्राइस था, उन रेगुलर प्राइस पे भी 50% ऑफ, यानी कि ओरिजिनल प्राइस से करीब 90 से 80 से 90% ऑफ आपको यहाँ पर मिल रहा है। जैसे 12,999 का कोर्स एमपीपीएससी प्री का चल रहा था, वो 6,499 में। एमपीपीएससी का 1749 में, एमपीएसआई का कोर्स 1499 में, एमपी कांस्टेबल का कोर्स 996 रुपये में, और एमपीएसआई इंग्लिश का कोर्स 499 रुपये में। वहीं टेस्ट सीरीज सभी 50% में 249 रुपये में, एमपीपीएससी की 199 रुपये में, एमपीएसआई की 119 रुपये में, कांस्टेबल की 99 रुपये में, जेल प्रहरी की और 129 रुपये में संविदा वर्ग 3 की। तो जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जिसने स्वयं को जीत लिया वो दुनिया को जीत सकता है। यकीन मानिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद पर नियंत्रण करना, खुद की भावनाओं, खुद की क्रियाओं, खुद के कामों पर नियंत्रण करना। तो जो ऐसा कर सकता है, यानी खुद को नियंत्रित कर सकता है, उसके लिए दुनिया को नियंत्रित करना, दुनिया को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी बात है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा कठिन बात है तो खुद के ऊपर काम करना। तो आप खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद को नियंत्रित कीजिए, खुद को साधिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश द्वारा आयोजित संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया है? तो इसका आयोजन रूस के द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न, डीआरडीओ परिसर में किस मिशन के उपग्रह भेदी मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया गया है? तो मिशन शक्ति के। तीसरा प्रश्न, किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है? तो चाइना ने किया है। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो असम की। छठवां प्रश्न है कि किस शहर के 6 वर्षीय अरहम ओम तलसानिया दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोग्रामर बने हैं? तो अहमदाबाद में। सातवां प्रश्न, सबसे दानवीर भारतीयों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो अजीम प्रेम जी। और आठवां प्रश्न है कि किस भाषा के लेखक एस हरीश ने भारत का सबसे अधिक पुरस्कार राशि वाला जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये मलयालम के लेखक हैं। नवा प्रश्न है कि आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 5वीं बार मुंबई इंडियंस ने जीता है। और 10वां प्रश्न है कि आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने वाले ऑरेंज कप है, ये कप किसे प्रदान किया गया है? और ये किया गया है KL राहुल को। ये थे हमारे कल के पड़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किसान कृषि उड़ान या किसान उड़ान को किन राज्यों के लिए मंजूरी दी गई है? तो ये एक योजना है और इसको मंजूरी दी गई है पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब डिटेल देख लेते हैं इसकी क्या है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया था और इस अभियान के अलावा एक और ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ग्रीन। इसके तहत फल और सब्जियों समेत जो दूसरे उत्पाद हैं उनको एक देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाया जा रहा है। और इसी के लिए किसान रेल की व्यवस्था शुरू की गई थी। 7 अगस्त को ये व्यवस्था शुरू की गई थी महाराष्ट्र से लेकर तो बिहार के बीच में, राइट। तो इसके बाद अब किसान उड़ान के पहले चरण को हरी झंडी मिल गई है। और इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं? असम है, नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो इन सब से क्या किया जाएगा, फलों को और सब्जियों को लिया जाएगा। इसके अलावा हिमालय के जो पहाड़ी राज्य हैं, खासकर 3-4 पहाड़ी राज्यों में आप इनको शामिल करेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो इनको शामिल किया गया है। तो इन राज्यों से सब्जियों और फलों की ढुलाई हवाई जहाज़ के माध्यम से की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेल की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। तो हवाई जहाज़ से होने वाली जो ढुलाई है उसके भाड़े का 50% अभी जो भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा वहन किया जाएगा। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इस मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके पास प्रभार है इसका, क्योंकि पहले हरसिमरत कौर सिंह बादल इसकी मंत्री थी, लेकिन उन्होंने किसान बिल के ऊपर अपना इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर जी को अतिरिक्त प्रभार में दे दिया गया था। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि किसने विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है मंत्रिमंडल के द्वारा।
यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, भारत के अंदर वस्तुओं का निर्माण हो, फैक्ट्रीज लगे, कारखाने लगे, तो विनिर्माण क्षमताओं और भारत से ज़्यादा निर्यात किया जाए, तो इसको बढ़ावा देने के लिए 10 जो प्रमुख सेक्टर्स हैं उनके उत्पादन में बढ़ावा देने से जुड़ी हुई योजना है PLI, इसको मंजूरी दी है। और इनमें दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद शामिल हैं, औषधि उद्योग हैं, मोटर वाहन और उसके हिस्सों का निर्माण, पुर्जे वाला उद्योग है, कपड़ा और जुड़े उत्पाद हैं और खाद्य उत्पाद इसमें शामिल हैं। ये योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, यानी कि भारत प्रतिस्पर्धा कर पाएगा दुनिया के दूसरे देशों में वहाँ की लगी हुई फैक्ट्रीज में, और निवेश को आकर्षित करेगी और निर्यात को प्रोत्साहित करेगी। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि आर्मीनिया और अजरबैजान ने किस देश की मध्यस्थता में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार का एक शांति समझौता पहले भी हुआ था लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया था। अब फिर से ये शांति समझौता हुआ है और इसमें मध्यस्थता की है रूस ने, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आर्मीनिया और अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख, इस ये जो विवादित क्षेत्र है इसमें सैन्य संघर्ष समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आप देखेंगे मैप में, ये आपको दिखाई दे रहा अजरबैजान, ये ऊपर इसके रशिया लगा हुआ है, इधर जॉर्जिया लगा हुआ है, इधर आर्मेनिया लगा हुआ है, ये टर्की लगा हुआ है। तो एक देश का साथ टर्की देता है और दूसरे देश का साथ रशिया देता है, राइट। तो यहाँ पर ये वो क्षेत्र है जिसपे क्या है, दोनों देश अपना अपना कब्जा बताते हैं। फिलहाल ये आर्मेनिया के कब्जे में है, राइट। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मीनिया के जो राष्ट्रपति हैं, आर्मीनिया के जो प्रधानमंत्री हैं निकोल पाशियान, इनके बीच में समझौता हो गया है। और समझौते के तहत ये जो नागोर्नो काराबाख है वो हिस्सा अजरबैजान के अधिकार में रहेगा, यानी इस देश के पास में ये हिस्सा रहने वाला है जिस पर उसने लड़ाई के दौरान कब्जा किया था, राइट। वो हिस्सा जिसने इस लड़ाई में उसने कब्जा कर लिया, वो हिस्सा किसके पास रहेगा, उसी के पास रहेगा। वहीं आर्मीनिया अगले कुछ हफ्तों में आसपास के इलाकों से सेना हटाने के लिए राजी हो गया, यानी आसपास के इलाकों से वो अपनी सेना हटा लेगा। बात करेंगे आर्मीनिया की और अजरबैजान की। तो आर्मीनिया जो है इसकी राजधानी येरेवान है, राष्ट्रपति अरमेन सार्किसियस हैं, राइट। वहीं आप याद रखेंगे अजरबैजान की, तो यहाँ की राजधानी बाकू है, राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव है और मुद्रा यहाँ की मनत है। चलिए मैप में मैं आपको अब आर्मीनिया और अजरबैजान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको आर्मीनिया और अजरबैजान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम या उत्तर पश्चिम में। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो देश आपको दो दिखाई दे रहे हैं ये अजरबैजान है, राइट। और ये आपको दिखाई दे रहा आर्मीनिया। आर्मीनिया की राजधानी आप देख पाएंगे तो येरेवन है, जबकि अजरबैजान की राजधानी अगर आप देखेंगे तो ये बाकू है। इधर कैस्पियन सागर लगा हुआ है और इस तरफ अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो ये जो है ईरान है, दोनों देशों के साथ ईरान की सीमा लगती है। ऊपर देखेंगे तो जॉर्जिया की सीमा दोनों देशों के साथ में लगती है। इधर आर्मीनिया की सीमा जो है टर्की के साथ में, और इधर अजरबैजान की सीमा जो है वो लगती है रूस के साथ में। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि भारत और किस देश ने माले में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने मालदीव के साथ ही हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत और मालदीव के बीच में जो भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उनकी मालदीव यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये 4 समझौतों ज्ञापन में जो है शामिल है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि मालदीव के अंदर जो बुनियादी अवसंरचना है, अधोसंरचना है, उसका विकास, वहाँ पर मिट्टी परीक्षण की व्यवस्था, मेडिकल, उसके अलावा खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में ये 4 समझौते किए गए हैं। जो मालदीव पर्यटन उद्योग है वो कोविड-19 के कारण काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हुआ था, क्योंकि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है उसमें उद्योग का ही प्रमुख आधार, जो पर्यटन है उसका प्रमुख आधार है। और इस वजह से भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया था। बात मालदीव की करें, यहाँ की राजधानी माले है, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं और मुद्रा यहाँ की मालदीवी रुपया है। चलिए आगे बताऊं मैं मालदीव और भारत के बारे में, उसके बाद में मालदीव आपको मैप में लिए चलूंगा। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भारत और मालदीव ने करीब 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब मैप में मैं आपको मालदीव लिए चलता हूँ।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको मालदीव जाना है तो यहाँ पर ये छोटे छोटे द्वीपों वाला देश है, ये मालदीव है। यहाँ पर देखेंगे तो इसकी राजधानी आप माले देख पा रहे होंगे, ये माले, ये मालदीव की राजधानी। काफ़ी छोटे छोटे से द्वीप हैं, भारत के लक्षद्वीप के पास में ये स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। इसके अलावा भारत और मालदीव के बीच में पहली कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि किस देश ने प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है, और ये किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे। यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, इनका 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया। 84 वर्ष इनकी आयु थी और ये 15 अगस्त 1971 को बहरीन की स्वतंत्रता से एक साल पहले ये जो है इन्होंने शेख खलीफा ने पदभार संभाला था, और वे दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। बात बहरीन की करें, यहाँ की राजधानी मनामा है। प्रधानमंत्री अभी तक HRH सलमान बिन हमास अल खलीफा यानी कि ये थे। अब नए खलीफा जैसे ही बनेंगे तो ये नए प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। मुद्रा यहाँ की बहरीन दिनार है। चलिए मैप में मैं आपको बहरीन लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको बहरीन जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में आप जाएंगे, ये अरब देश पहुंचेंगे, और अरब देशों में यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये एक छोटा सा देश है। ये जो देश है ये बहरीन देश है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, राइट। ये देख लीजिएगा ग्रीन कलर का है, कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ में स्थित है। कहाँ पर है ये, पर्शियन गल्फ में है। आसपास इस तरफ कतर है, हालांकि सीमा नहीं लगती लेकिन कतर पास में है, और इस तरफ सऊदी अरब है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आए उससे पहले मैं पिछले करंट अफेयर के बारे में आपको बता दूं कि इसराइल और बहरीन के बीच में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हो गए हैं। इसके लिए समझौता भी हुआ था और इसराइल ने अब 4 अरब देशों से इस प्रकार के समझौते किए हैं। इससे पहले UAE के साथ किया था, उसके बाद में बहरीन, और सबसे पहले मिस्र और जॉर्डन के साथ कर चुका है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि किसने ऑनलाइन न्यूज़ व OTT प्लेटफॉर्म आदि के विनियमन के लिए आदेश दिए हैं, और ये आदेश दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो केंद्र सरकार ने ऑनलाइन फिल्मों, दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों, ऑनलाइन समाचार और समसामयिक विषयों के जो कार्यक्रम हैं उनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने का आदेश जारी कर दिया है, और इसके तहत अब नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल जैसे ओवर द इस प्रकार के जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं, यानी कि ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म, इनके प्रसारण अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आ जाएंगे। वर्तमान में जो डिजिटल सामग्री होती है उसके विनियमन के लिए भारत में किसी भी प्रकार का कोई संगठन नहीं है, जबकि फिल्मों के लिए अलग संगठन है जो फिल्मों को प्रमाणन करता है, फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। इसी प्रकार से टेलीविजन्स के लिए अलग है, उसी प्रकार से जो न्यूज़ होते हैं, न्यूज़ चैनल्स, उनके लिए अलग है। लेकिन इन OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए अभी तक किसी प्रकार का कोई जो है संस्था नहीं थी। बात करेंगे अब हम 7वें प्रश्न की कि बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA को कितनी सीटें मिली हैं, तो NDA को जो है 125 सीटें मिली हैं, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब डिटेल देख लीजिए क्या है, तो बिहार में हाल ही में चुनाव हुए, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA है, इसने फिर सत्ता हासिल कर ली है, और 243 सदस्यों की जो विधानसभा है उसमें उसको पूर्ण बहुमत मिल गया है। ये आपको याद रखना है। देखिए 243 की है यहाँ पर विधानसभा, तो बहुमत के लिए कितना चाहिए होता है, 122 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होती हैं जिस पार्टी को यहाँ पर अपनी सरकार बनानी है, राइट। अब ऐसे में क्या है, जो NDA है उसको कितनी सीटें मिली हैं, तो NDA को यहाँ पर 125 सीटें मिली हैं, यानी कि बहुमत से 3 सीटें ज़्यादा मिली हैं। जबकि जो विपक्षी गठबंधन था, महागठबंधन, उसको 110 सीटें हासिल की हैं, और अन्य दलों को 8-8 सीटें मिली हैं। अब देखेंगे इसमें किस पार्टी ने कितनी सीट जीती है, तो BJP ने 74 सीट जीती है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही है। JDU ने 43 सीट जीती है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी, इनको 4-4 सीटें मिली हैं, और दोनों किस में शामिल थे, दोनों NDA में शामिल थे। ये NDA के घटक हैं 4। इसके अलावा जो राष्ट्रीय जनता दल था लालू जी के बेटे का, 75 सीट सबसे बड़ी पार्टी मिली है।
कांग्रेस को यहाँ पर 19 सीटें मिली हैं, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अदर्स में देखेंगे तो पासवान जी के बेटे का एलजीपी, ये इसको केवल 1 सीट मिली है। ये ओवैसी साहब का AIMIM, इसको 5 सीटें मिली हैं। बीएसपी को 1 सीट मिली है और अदर को 1 सीट मिली, यानी अदर को 8 सीटें मिली हैं। जो महागठबंधन था उसको 110 सीटें मिली हैं और एनडीए को 125 सीटें मिली हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री अभी तक तो नीतीश कुमार हैं, आगे कौन होंगे देखा जाएगा। राज्यपाल फागू चौहान हैं। बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ कि किसने टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये सम्मानित किया गया रस्किन बॉन्ड को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत के प्रसिद्ध लेखकों में से एक है रस्किन बॉन्ड। इनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, और इनके पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 पुस्तकों का अनुभव है, यानी इतनी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रूम ऑन द रूफ, ब्लू अम्ब्रेला, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया गया है, और ये किया गया है 2022 तक के लिए, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम अभियान, यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम, इसके विस्तार के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इस योजना का अब नया लक्ष्य रखा गया है 2022 तक, और 30.8 गीगावाट की सौर क्षमता प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। इसके अलावा 17.50 यानी 17.5 लाख सिंचाई पंप लगाने का भी इसमें लक्ष्य है। और ग्रिड से अब तक जो है, इसके अलावा भारत के किसानों को सौर पंप, ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय बिजली संयंत्रों को स्थापित करने के लिए ये जो है योजना शुरू की गई है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि स्कूबी डू ये एक कार्टून कैरेक्टर है, इसके सह निर्माता का नाम क्या था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और इनका नाम है कैन स्पियर्स, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से देखा होगा क्या ये वाला स्कूबी डूबी डू करके बोलता था इसमें, राइट। तो इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अमेरिका का ये टेलीविज़न कार्टून कैरेक्टर है, और अमेरिकी टेलीविज़न संपादक, लेखक और निर्माता केन स्पियर्स, जो लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज स्कूबी डू इसके सह निर्माता थे, उनका निधन हो गया है। और वो जो रूबी, याद रखिएगा नाम है व्यक्ति का, जो रूबी, ये भी स्कूबी डू के सह निर्माता थे। इनकी टेलीविज़न एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनी रूबी स्पियर्स प्रोडक्शन के सह संस्थापक भी थे। स्पियर्स और रूबी ने साथ मिलकर स्कूबी डू, डायनामोट, डॉग वंडर एंड जैब्रिजॉ इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए थे। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि रूबी का भी 26 अगस्त 2020 को निधन हो गया था, यानी दोनों पार्टनर्स का अब निधन हो गया है। बात करेंगे अब हम कल के सवाल की, क्योंकि हमारा करंट अफेयर का सेशन यहीं तक था। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे अच्छा प्रशासित राज्य कौन सा है, तो इसमें नंबर 1 पर केरल है, और सबसे बुरे की बात करें तो सबसे नीचे यूपी है। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा किस टाइगर रिजर्व को भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, तो इनमें से कौन सा वो टाइगर रिजर्व है। ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।